वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में डीजी। हम लोगों ने देखा था कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में जो भी डिफ़िकल्टीज थी उनको कैसे रिवॉल्यूशनरी आइडिया देते हुए बोर्स मॉडल ऑफ एटम आया। बोर्स मॉडल में कैसे क्वांटम फिजिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया और क्लासिकल फिजिक्स की वो पिक्चर कि हर चार्ज पार्टिकल अगर वो एक्सिलरेटेड है वो ज़रूर एनर्जी एमिट करेगा, उसको नकारा। देखा था हम लोगों ने कि बोर्स मॉडल क्या है और उसके क्या पोस्टुलेट्स हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत में वहीं थोड़ा सा रिकॉल करते हुए आगे बढ़ूंगी। फिर देखते हैं कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस के चारों ओर डेफिनेट ऑर्बिट में जो रिवॉल्व करता है उसकी रेडियस क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी स्टेट्स क्या हैं और वहाँ उनकी वेलोसिटी क्या होगी, कितना टाइम पीरियड होगा, क्या फ्रीक्वेंसी होगी, अगर वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में ट्रांसमिट हो जाता है या चला जाता है इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर कितनी देर तक रुकेगा, फिर वो वापस लौटेगा, उसी में आएगा या उसके नीचे एनर्जी स्टेट में आएगा। बहुत सारी बातें, उसकी एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी जब वो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन तो क्या होगी, सारी बातों की चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, शुरू से आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद बोर्स मॉडल ने इसी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में रिवॉल्यूशनरी आइडिया दिया। वो आइडिया क्या था? डेफिनिट एनर्जी नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स का और एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन का। थोड़ा सा बोर्स मॉडल पे अगर हम नज़र डालें तो बोर्स पोस्टुलेट में यही तो था कि अगर छोटा सा न्यूक्लियस, जो टाइनी न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है डेफिनिट एनर्जी स्टेट वाली ऑर्बिट में। ये स्टेशनरी स्टेट, स्टेबल स्टेट वाली ऑर्बिट कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर चल रहा है, जैसे ये ऑर्बिट है n=1 के लिए, या यहाँ है इलेक्ट्रॉन, तो ये n=1, ये n=2, ये n=3, इन ऑर्बिट्स के लिए एनर्जी की वैल्यू फिक्स्ड होगी। तो अब जो क्लासिकल पिक्चर थी कि चलता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट ही करेगा, नील्स बोर ने कहा नहीं, एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर एक डेफिनेट पाथ में ही इलेक्ट्रॉन चल सकता है और उस पाथ के दौरान उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया था, ये नील्स बोर ने स्टेशनरी एनर्जी स्टेट कर दिया। यहाँ स्टेशनरी का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ, इस ऑर्बिट की एनर्जी कांस्टेंट है, जिस भी ऑर्बिट में है वो। अब ये n=1 जो है वो लार्जेस्ट नेगेटिव या ग्राउंड स्टेट कहलाती है। नॉर्मली एट रूम टेम्परेचर सारे एटम्स n=1 एनर्जी स्टेट में होते हैं। अब अगर उन्हें हायर कहीं से एनर्जी मिली कोलिजन ऑफ एटम्स की वजह से, थर्मल एक्साइटेशन की वजह से, तो वो हायर एनर्जी लेवल में भी वो जा सकते हैं। ये जो ये n=2 वाली, n=3 वाली, इसको क्या कहेंगे? n=2 को कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n=1 को कहते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको कहते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये भी ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आता है कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी कैलकुलेट करो, तो बच्चे n=2 रख देते हैं। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n=3, क्योंकि ग्राउंड स्टेट n=1 आ गया ना, तो ये n=2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n=3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। बहरहाल बोर्स मॉडल को अगर एक ही इसी पिक्चर से समझा जाए तो हर ऑर्बिट की एनर्जी स्टेशनरी है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। पढ़ा है ना, एंगुलर मोमेंटम L से डिनोट करते थे, mvr होता है, और mvr की वैल्यू क्या हो, nh/2π। ये n ही तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यही n=1, 2, 3 ये। और इससे ये भी पता चलती थी बात कि उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है और वो ये इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ है या तो यहाँ है, बीच में कहीं नहीं है। ये गलती रदरफोर्ड से हुई थी कि इलेक्ट्रॉन के चारों, न्यूक्लियस के चारों और इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व कर सकता है। इससे स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नील्स बोर ने बताया। और हाँ, अगर वो इलेक्ट्रॉन
n=1 से n=3 में अगर वो पहुंचता है तो इसको कहते हैं वो एक एनर्जी एब्जॉर्ब करके, ये इसको एरो से जो दिखाया जाता है ये ट्रांजिशंस कहलाते हैं, तो एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में आ गया, बस कहाँ वहाँ केवल वो 10⁻⁻8 सेकेंड तक के लिए रुकता है, फिर वो लौट आता है या तो नेक्स्ट लोअर में या उसी जहाँ से वो गया था, और लौटने के दौरान वो फिर से फोटोन एमिट आउट करेगा। एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में क्वांटम फिजिक्स का आइडिया दिया था नील्स बोर ने, तो अगर वो यहाँ से यहाँ लौटता है तो इस डिफरेंस ऑफ एनर्जी को निकालेगा, इतनी एनर्जी वाला फोटोन निकालेगा। तो यही तो थी ना कि अगर हायर एनर्जी और माइनस लोअर एनर्जी जिसमें था वो इलेक्ट्रॉन और अपॉन हम h कर दें तो यही तो होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटोन, या इसी फ्रीक्वेंसी की लाइट वो निकालेगा। तो ऐसे नील्स बोर मॉडल था। अब हम चलिए पढ़ते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी कंडीशन नील्स बोर की अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी कंडीशन, तो ये लिखेंगे और इसमें जिस हायर से जिस लोअर में आ रहा उसकी फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन जो एमिट हो रहा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि बोर्स थ्योरी क्या है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। या हाइड्रोजन लाइक एटम्स क्या होते हैं, जैसे हीलियम है, हीलियम का ट्वाइस He4, आपने हीलियम एटम के बारे में पढ़ा, Z2 है और मास नंबर उसका 4। हाँ, अगर उसको हम सिंगल आयनाइज कर दें, He+ बना दें, तो हाइड्रोजन लाइक का मतलब हाइड्रोजन लाइक चार्ज हो जाए, तो उसके ऊपर भी हीलियम प्लस को कहेंगे हम हाइड्रोजन लाइक एटम। ऐसे ही अगर लिथियम के लिए करें तो लिथियम के लिए क्या होगा, लिथियम का यहाँ पे हीलियम का जैसे Z=2 होता है, लिथियम के लिए क्या होता है Z=3। तो अगर हम इससे डबल आयनाइज कर दें, इसके ऊपर 2+ चार्ज कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, तो ये भी क्या हो जाएगा हाइड्रोजन लाइक एटम। आइए जानते हैं कि किसी भी एटम में अगर एक टाइनी न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो उसकी रेडियस क्या होगी जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। देखिए, अगर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट में, ठीक, तो इस ऑर्बिट में अगर देखा जाए कि इसकी रेडियस r है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो मान लिया ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस r है और ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ये है इलेक्ट्रॉन, उसका मास है m, ठीक। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, फिक्स्ड ऑर्बिट में क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स से। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलने के लिए सर्कुलर पाथ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 11 में पढ़ चुके हैं, mv²/r। ये v ही तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये r ये डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। अब ये मिलता कहाँ से है, सेंट्रीपिटल फोर्स की पूर्ति होती कैसे है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके और इसके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो यही चीज़ हम इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/4πε0 कूलम्स लॉ, और इसका चार्ज है E, और अगर ये एटम का जो न्यूक्लियस है इस पर चार्ज है Ze। हाइड्रोजन के लिए Z1 होगा, बाकी कोई हाइड्रोजन लाइक है तो Z की जो वैल्यू, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अगर Ze तो E से E² हो जाएगा, E × Ze, और अपॉन R², ये क्या है कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो अगर हम ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की पूर्ति कर रहा है, इससे हम निकालें तो mv² कितना हो जाएगा, E²Z अपॉन 4πε0r। r से ये r एक कैंसिल होगा ना, तो ये आया। अब आप देखिए ये लिख देते हैं, चलिए इक्वेशन नंबर 1। और क्या पढ़ा था बोर्स पोस्टुलेट में कि उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, mvr, और ये किसके बराबर होगा, nh/2π। तो इसको अगर हम लिख दें इक्वेशन नंबर 2। अब कैसे निकालेंगे हम रेडियस, तो क्या करेंगे हम कि जो ये इक्वेशन है 2 इसको स्क्वायर करें और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके
अपॉन इक्वेशन 1 कर दीजिए। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर कैंसिल, एम से एम कैंसिल। ठीक, इधर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक, 2 अपॉन 2 का स्क्वायर करके अपॉन ये करा, अपॉन किया तो ये नीचे आएगा, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, रिवर्स करके हम उल्टा करके लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन ई स्क्वायर जेड। अब आप देख रहे हैं आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल हो गया, जो आर की वैल्यू है वही है रेडियस। कितनी है आर की वैल्यू, आप देखिए आर की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, तो यहाँ पर जितने भी टर्म्स आ रहे हैं आपके पास, ये 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई, एक पाई यहाँ पे बचेगा, केवल आपके पास आ रहा है यहाँ पर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन नीचे आ रहा है एम पाई ई स्क्वायर जेड। अब अगर आप देखो कि ये सारे टर्म्स हैं तो ये कांस्टेंट्स ही ना, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, फ्री स्पेस, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पाई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी भी nth स्टेट की जो रेडियस है, मान लीजिए nth स्टेट की है, Rn से लिखें इसे, तो हम इसको जो Rn से अगर हम लिखते हैं तो वो किसके बराबर होगी, वो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी n स्क्वायर के, अगर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट्स हैं। और अगर इन कांस्टेंट की वैल्यू रख ली जाती है तो जो रेडियस की वैल्यू आती है उनमें आप देखो अगर, तो मैं इसको किसी भी सब्सटेंस के लिए z अलग होगा तो z को भी अलग लिख लूँ, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट, और h एप्सिलॉन नॉट इन सब की वैल्यू रखें तो Rn की वैल्यू आती है 0.53 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। ये याद रखिएगा, अगर z पता है जिस सब्सटेंस का और n किस इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू, तो हम एंगस्ट्रॉम में उस ऑर्बिट की रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो ये एक्सप्रेशन मिला हमें रेडियस ऑफ ऑर्बिट के लिए, तो इस एक्सप्रेशन से अगर इसका ग्राफ पूछा जाए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और रेडियस में कैसा ग्राफ आएगा, तो देख रहे हैं कि Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, तो हम अगर इसका ग्राफ देखें तो ये एक तो सिंगल पावर है r और n की स्क्वायर है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, r y एक्सिस पर लें और n x एक्सिस पर, तो इसका ग्राफ आएगा यूँ। कभी कभी आता है प्लॉट द ग्राफ फॉर रेडियस एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आप ऐसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस मच, फाइंड रेडियस फॉर n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि अगर हाइड्रोजन एटम है तो z इक्वल टू 1, तो फॉर हाइड्रोजन एटम हमारे पास r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर, और अगर n इक्वल टू 1 है तो कौन सी ऑर्बिट हुई, वो फर्स्ट ऑर्बिट, और उसको कहते हैं बोर्स रेडियस। n इक्वल टू 1 के लिए जो ऑर्बिट होती है वो कहलाती है बोर्स रेडियस। ठीक, तो अब जो r है वो प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, इन्होंने दे दिया कि ये फर्स्ट ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग रेडियस है, 2 और 3 के करस्पॉन्डिंग बताओ कैसे निकालेंगे। आपको फॉर्मूला मान लीजिए पूरा r का जो ये फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में आपने क्या किया, सीधे लिख दिया r अगर 2 निकालना है ना, तो आप ये लिख सकते हो ना कि r2 अपॉन r1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहाँ पर n की जगह 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा ये 4 इंटू 0.53 हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में कि नहीं।
इससे R2/R1 अगर आपने निकाला तो R2/R1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाती, मैं इसको पहले आपको बता दूं, R2/R1 हो जाता N2/N1 का होल स्क्वायर। अब N2 तो 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, N1 1 है तो 1, तो ये कितना हो जाएगा R2 = 4R1, यानी कि कितनी वैल्यू हो गई 4 × 0.53 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही डायरेक्ट बताइए n = 3 के लिए तो क्या लिखेंगे R3/R1 = 3/1 का होल स्क्वायर। इससे R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9R1, तो इसका क्या हो जाएगी वैल्यू 9 × 0.53 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी ना। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछे गए कि अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में है तो क्या होगी इसकी रेडियस 4 टाइम्स रेडियस ऑफ फर्स्ट, थर्ड में है तो 9 टाइम्स। आप ये भी कह सकते हो कि R1 = R2 = R3, अगर हम यहाँ पे निकालें तो R1 ऐसे लिख सकते हैं R1 = R2 = R3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1:4:9, है ना। तो ये है रेडियस के बारे में। अगर हम इलेक्ट्रॉन की रेडियस डिफरेंट ऑर्बिट के लिए लिखें तो उनका रेशियो क्या होगा। अब एक क्वेश्चन ये, कैलकुलेट द फर्स्ट बोर्स रेडियस फॉर म्योनिक हाइड्रोजन एटम। अब म्योनिक हाइड्रोजन एटम क्या है, एन एटम इन विच अ नेगेटिवली चार्ज्ड म्यूऑन ऑफ मास अबाउट 270 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स अराउंड अ प्रोटॉन। यही हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। अब इसमें हम कैसे इसकी फर्स्ट बोर्स रेडियस निकालेंगे। आपको पता है कि जो बोर मॉडल के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि जो R है वो क्या था M के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, MVR = NH/2π। इससे हम लिख सकते हैं कि जो ME × RE वो इक्वल टू हम लिख सकते हैं M म्यूऑन × R म्यूऑन। तो फर्स्ट एटॉमिक रेडियस निकालनी, R म्यूऑन किसके बराबर हो जाएगा, तो हम ये लिख लेंगे ME × RE M म्यू। अब सीधे सीधे इसमें वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर ME वैसे ही लिखा रहने दीजिए, RE कितनी होती है, तो बोर एटॉमिक रेडियस की वैल्यू n = 1 रख के कितनी आ जाएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम, है ना। और अपॉन M म्यू कितना दिया है 270 ME, तो यहाँ पे लिख दीजिए 270 ME। अपने आप ME से ME कैंसिल, तो आपके पास R म्यू की वैल्यू आ गई 0.53 अपॉन 270 एंगस्ट्रॉम। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब कैलकुलेट करते हैं क्या होगी वेलोसिटी उस इलेक्ट्रॉन की जो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर। कैसे निकालेंगे, वही बोर्स पोस्टुलेट के कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के फार्मूले से। क्या फार्मूला था, अगर nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम MVR होगा ना, Rn nth के लिए n लेगा और ये किसके बराबर होगा NH/2π के। अब हम इसमें अगर हम nth ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला जो हमने पिछले एक्सप्रेशन में निकाला था ये, इसको रख दें तो हम V निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले V निकाल लीजिए, यहाँ पर V किसके बराबर हो जाएगा NH/ ये M और Rn यहाँ ले आए तो 2πm और Rn, ठीक। ये R की वैल्यू यहाँ रख दें तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी NH/2πm, Rn है n²h²ε0 और ये πme²z ऊपर जाएगा तो πme²z यहाँ। तो ये आपके पास पाई से पाई कैंसिल, m से m कैंसिल, n से एक n कैंसिल, h से h² का एक h कैंसिल, बस v का एक्सप्रेशन क्या बचा, ये nth ऑर्बिट के लिए है तो vn किसके बराबर आया, जो ये vn होगा ये आपके पास आएगा e²z, यहाँ पर ये लिखा, अपॉन नीचे क्या बचेगा 2nh∈0।
ये एक्सप्रेशन है कि अगर एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है जो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 2NH एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अगर हम इस Z और N को बाहर निकाल लें तो जो सारी चीज़ें हैं ये कांस्टेंट ही तो है, 2H एप्सिलॉन नॉट। और इन कांस्टेंट्स की अगर वैल्यू रख दी जाए तो जो वेलोसिटी आती है वो किसके बराबर आती है, अगर हम E की, H की, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दें तो Vn की वैल्यू आती है 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/N। सोचिए स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गैस है, उसमें न्यूक्लियस के चारों ओर अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है n=1 ऑर्बिट में, हाँ, तो उस इलेक्ट्रॉन की रेडियस जो होती है वो कितनी होती है, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम। उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है, तो Z भी 1 N भी 1। मैं हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात कर रही हूँ, कितनी आएगी, 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। काफ़ी तेज़ी से घूमता है। अब इस पर क्वेश्चन भी आते हैं कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड, थर्ड ऑर्बिट। एक आइडिया रखिए कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम हायर एनर्जी स्टेट में जैसे इलेक्ट्रॉन अगर पहुँचता है, वहाँ पर क्या होता जाएगा, उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, है ना। वेलोसिटी और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ये रिलेशन है। दूसरी चीज़ ये कि अगर इसका ग्राफ कोई पूछे कैसे प्लॉट करेंगे, तो इसका ग्राफ V और N इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस V और N का ग्राफ होगा, ये V अगर हमने y एक्सिस पर ले लिया, N इस पर ले लिया, ये ग्राफ ऐसे आएगा। एक बात और दिमाग में आती है कि हाइड्रोजन एटम में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इतने ज़्यादा एनर्जी स्टेट्स कैसे। अरे किसी के पास 10 कमरे का घर है तो वो किसी भी कमरे में रह सकता है ना। तो ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास वाली ऑर्बिट में है या दूर वाली ऑर्बिट में है, इट डिपेंड्स कि वो कितनी एनर्जी कंटेंट है उसके अंदर, वो उसी एनर्जी वाली ऑर्बिट में रहेगा। तो इस तरीके से वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन की हमें निकालनी है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या होगी, वो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, फिर वही कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में जिसकी रेडियस है Rn और उसमें Vn वेलोसिटी से वो चल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस पर चार्ज है Ze। तो जो हमने देखा था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/Rn, ये कोलम्बियन फोर्स से मिलेगा, तो किसके बराबर था, Ze²/4πε0 Rn। याद करिए कूलम्ब्स लॉ यही तो है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर ये Rn² हो जाएगा और 1/4πε0 Q1 क्या है E, Q2 क्या है Ze, तो Ze² हो गया। इससे हमारे पास जो mv² आया था ना, वही तो है हमारे पास Ze²/4πε0 Rn। एक Rn से Rn कट गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहें तो किसके बराबर कर दें, इसका हाफ कर दें, तो किसके बराबर हो जाएगा, Ze² ये 8 हो जाएगा 4 की जगह, तो 8πε0 Rn हो जाएगी ना काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करनी है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, हमने पढ़ा है दो चार्जेस के बीच पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/R, Q1 E Q2 Ze/R, ये Rn है ना। इससे हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया Ze²/4πε0 Rn। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी में चार्जेस विथ साइन रखते हैं और यहाँ पर कौन सा साइन होगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव।
तो पोटेंशियल एनर्जी विथ साइन रखा, तो थोड़ा सा ध्यान देखिए इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है और काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू रखती है, उसे ज़्यादा है, 2 टाइम्स है। आप देखो काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 करोगे तो 2 से ये 4 ही तो आएगा, यहाँ यही तो आएगी। क्या रिलेशन बना कि पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी तो माइनस साइन है। तो आपने अगर काइनेटिक एनर्जी में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए वही आ रहा है एक्सप्रेशन। रही बात टोटल एनर्जी की, टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, आप इसको ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, ZE², ये पूरी चीज़ इसमें आप ऐड कर रहे हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी डबल है और ये माइनस में है, तो केवल इतनी ही तो बचेगी, -ZE² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट RN बचेगी कि नहीं। मतलब क्या हुआ कि जो टोटल एनर्जी होती है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले याद रखने होते हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में भी है, तमाम पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि अगर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम में जो उसकी एनर्जी है वो -13.6 EV है। ये क्वेश्चन है, मैंने लिखा नहीं, अभी मैं पढ़ के बता रही हूँ कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 EV। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन दैट स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है n = 1। तो अब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी गिवन है वो किसके बराबर है, टोटल एनर्जी वो किसकी दी हुई है, -13.6 EV। पूछ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बताओ। यही जो टोटल एनर्जी है उसको अगर हम प्लस में कर दें हो जाएगी ना काइनेटिक एनर्जी। देखिए क्या लिखा है, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, +13.6 EV बस। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अगर पूछा जाता है तो -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अब आप इसी फार्मूले से पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, यानी -2 टाइम्स 13.6 कितना हो जाएगा, -27.2 EV। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टोटल एनर्जी को डिराइव करेंगे हम, जो हमारे पास एक्सप्रेशन था R के टर्म्स में, उसमें हम R की ये वैल्यू रखेंगे तो क्या एक्सप्रेशन आता है। हमने देखा था टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर थी, -E² Z अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यही था ना, RN अगर लिख दें nth स्टेट की है। अब इसमें RN की ये वैल्यू रख दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -E² Z अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, RN की वैल्यू में n² h² एप्सिलॉन नॉट, ये अपॉन में है नीचे और ये ऊपर चला जाएगा, पाई m E² Z, ये पाई और पाई कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, -me⁴ और Z² ये होगा ना, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ये और h² और n²। अब देखिए अगर इसको छोड़ दीजिए, Z² अपॉन n², अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होगा, किस स्टेट में है वो, किस ऑर्बिट में है। बाकी सारे जो कांस्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू अगर रखी जाए तो किसके बराबर होती है वो, -13.6 और EV में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा -13.6 Z² अपॉन n² EV में। और अगर EV को जूल्स में चेंज करना चाहें तो हम इसको लिखेंगे -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपॉन n² जूल। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने होते हैं और इन्हीं दोनों रिलेशंस को आप अलग नोट कर लेते हैं कि टोटल एनर्जी
अगर आपको EV में लिखनी है तो -13.6 Z² अपॉन n² EV, और अगर जूल्स में लिखनी है तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z² अपॉन n² जूल्स में। तो ऐसे हम एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। अब आइए डिराइव करते हैं क्या होगी इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी जब वो Rn रेडियस में चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर। हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन, अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए Rn रेडियस में चक्कर लगा रहा है, और चक्कर लगाते समय आपको पता है उसकी वेलोसिटी है Vn। तो सर्कुलर मोशन में आपने देखा जो v इक्वल टू एक एक्सप्रेशन पढ़ा है r ओमेगा, है ना। ओमेगा एंगुलर स्पीड है, और ओमेगा को हम लोग किससे लिख सकते हैं, 2 पाई n। वो n यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी को न्यू n से डिनोट करेंगे, है ना। ये अगर Vn nth ऑर्बिट है तो ये ओमेगा n। इससे हम क्या निकाल लेंगे, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो क्या होगी, तो किसके बराबर आ जाएगी, ये Vn अपॉन 2 पाई Rn। मतलब ये जो nth ऑर्बिट में है। तो अब ये देखिए Vn और Rn एक्सप्रेशन हमने पहले जो डिराइव किए हैं उनकी वैल्यू इसमें रखेंगे। तो अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन डिराइव किया हमने Vn का, तो कितना है, Ze² अपॉन 2NH एप्सिलॉन नॉट, और अपॉन 2 पाई है तो यहाँ पर अपॉन 2 पाई है इसी में, और Rn की वैल्यू है वो कितनी है, तो यहाँ पर हम देखेंगे n² h² एप्सिलॉन नॉट, और हम ये ऊपर चला जाएगा तो पाई m E² Z। ये इतने बड़े जो एक्सप्रेशंस हैं, इन एक्सप्रेशंस को आप कैसे लिखते हैं वो पुराने जो आपने Rn Vn की एक्सप्रेशन डिराइव किए थे, बस उससे केवल यहाँ रख दी वैल्यू। कई बार न्यूमेरिकल में ये रखने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ रेशो में है तो आपको ये याद करना है, तो आप कैसे डिराइव करते हैं वो आप देख लीजिए, बाकी न्यूमेरिकल्स में आप रख के निकालते हो। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये पाई से ये पाई कैंसिल है, e⁴, ओके ठीक। उसके बाद ये m, ठीक। ये Z² है, और नीचे यहाँ पर आपके पास कहीं पर भी ऐसा नहीं है कुछ, तो यहाँ पर लिख दिया आपने Z² अपॉन ये 2 इंटू 2 हो गया 4, n इंटू n² कितना हो गया n³, h एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये h की भी पावर, दिस इज h², दिस इज h, तो h⁻³ 3। इस एक्सप्रेशन में भी देखिए, अगर आप फॉर हाइड्रोजन एटम की बात मैं करूं तो फॉर हाइड्रोजन एटम Z = 1 होगा। तो अगर Z 1 रख दें तो m e⁴ और 4 ये नीचे 4h एप्सिलॉन नॉट, इन सब कांस्टेंट्स की वैल्यू रखी जा सकती है। और देखा क्या, कंक्लूजन क्या निकाला जा सकता है कि जो म्यू n फ्रीक्वेंसी n है न्यू, वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऑर्बिट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n है उसके n³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसको देखते हुए जो एक्सप्रेशन आता है कि अगर हाइड्रोजन एटम है उसके लिए n = 1 के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, तो याद रखिएगा कि जो n = 1 होती है ना, वो ऑर्बिट कहलाती है। उसके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी तेज़ी से इनर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने RPS में रिवोल्यूशन पर सेकंड लगाता है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई, तो वो आता है 6.57 इंटू 10⁵ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में वो बहुत तेज़ी से घूम रहा है, 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन, इतने। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है JEE 2008 में पूछा गया, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द n = 2 इलेक्ट्रॉन फॉर द H एटम हाइड्रोजन एटम टू दैट ऑफ द हीलियम सिंगल आयन इज। ये ऑप्शंस दिए हैं A B C D। कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में हमने देखा है टोटल एनर्जी का ये रिलेशन, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज
पॉजिटिव टोटल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला बन जाएगा 13.6 Z² अपॉन n², और ये एनर्जी है EV में। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम सिंगल आयन, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ये पूछा गया। तो अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 है और n = 2 इलेक्ट्रॉन के लिए लिया जा रहा है, और हीलियम के लिए ये, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ -13.6, ये 1 है और ये अपॉन हो गया 2², ठीक, अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम, हीलियम के लिए Z = क्या होता है 2। तो अब यहाँ पर हम रखेंगे, अपॉन है तो रिवर्स करके लिखेंगे, रिवर्स करके लिखेंगे तो n² तो यही 2² हो गया, और Z² अपॉन में है और 13.6, 13.6 यहाँ पर ये माइनस हट जाएगा क्योंकि ये प्लस है, और ये कितना हो जाएगा 13.6 × 2²। क्यों? क्योंकि हीलियम आयन के लिए जो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है Z = 2, तो ये Z यहाँ रखा, ठीक। तो अब ये 2² कैंसिल हो गया, 13.6 कैंसिल हो गया, क्या ऑप्शन आया आपके पास 1:4, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन AIEEE 2011 में पूछा गया है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन इन लिथियम +2 चार्ज फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड बोर ऑर्बिट इज, ऑप्शंस गिवन है। कैसे निकालेंगे? यही फॉर्मूला एनर्जी का EV में -13.6 Z² अपॉन n² EV में। लिथियम के लिए Z = 3। अब किससे किस में जा रहा है? वो फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में, तो जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? E3 - E1 के बराबर। तो ये जो E3 है उसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो -13.6 Z² यानी कि 3² अपॉन n², n थर्ड बोर ऑर्बिट में है तो 3² यहाँ भी रहेगा, माइनस E1, तो E1 की वैल्यू होगी -13.6, वही Z यानी कि 3² और अपॉन 1। तो इससे हमारे पास रिलेशन आ गया -13.6, क्योंकि ये 3² तो कैंसिल, और ये हो जाएगा +13.6 × 9, ये हो जाएगा 13.6 × 9, ये पूरा आएगा आंसर EV में, है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये तो माइनस में है 13.6 और प्लस में कितना हो जाएगा? 9 6 या 54, 5 27 5 32 9 3 12 122.4 -13.6 14 8.8, ये ऑप्शन आएगा 108.8 EV, यानी कि ऑप्शन D विल बी द आंसर। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसकी रेडियस, स्पीड, टोटल एनर्जी क्या है, कैसे डिराइव करते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।